भारत में ईरान के राजदूत इराज इलाही इन्होंने फर्स्ट पोस्ट की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है पलकी शर्मा, इनको एक विवादास्पद इंटरव्यू दिया हुआ है जहां पर वो क्लेम कर रहे हैं कि लेबनान में बैठा हुआ हिजबुल्लाह ये जो आतंकवादी संगठन है ये एक्चुअली आतंकवादी संगठन नहीं है, ये तालिबान जैसा नहीं है जो कि वायलेंस क्रिएट करके सत्ता में आया हुआ है। ये संगठन पॉलिटिकली भी लेबनान में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है और लेबनान की जितनी शिया पॉपुलेशन है उनका रिप्रेजेंटेशन लेबनान की सत्ता में, लेबनान के पावर में हिजबुल्लाह द्वारा किया जाता है। हिजबुल्लाह के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी से चुने हुए मेंबर्स आते हैं वो लेबनान की कैबिनेट में और लेबनान की मिनिस्ट्री में अच्छी खासी पैठ रखती है और अच्छी खासी अपना रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर देते हैं। साथ ही साथ उन्होंने बोला हुआ है कि ईरान के जो लोग हैं वो इस समय खुश भी हैं और दुख भी हैं। खुश इस चीज़ के लिए है क्योंकि उन्होंने इज़राइल जो मिडल ईस्ट में कोहराम मचा रहा है, जो जिनोसाइड कर रहा है फ़िलिस्तीनियन का, उसका बेहतर तरीके से मिसाइल द्वारा जवाब दिया हुआ है। साथ ही साथ इसलिए दुखी है क्योंकि मिडल ईस्ट में इज़राइल द्वारा जो भी जिनोसाइड हो रहा है जिसमें मासूम बच्चों से लेके औरतों की मौत हो रही है, इसकी वजह से ईरान की जनता और ईरान की पॉलिटिकल विंग में एक मातम भी फैला हुआ है, एक दुख भी फैला हुआ है। तो इन्होंने जो है अपने लेबनान में जो हिजबुल्लाह इसके साथ साथ तालिबान को भी यहाँ पर घसीट लिया है। सनद रहे तालिबान ये जो संगठन है सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिका, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया हुआ था। तालिबान सुन्नी आउटफिट है, सुन्नी संगठन है और लेबनान में बैठा हुआ हिजबुल्लाह जो है वो शिया ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये सारा जो इंटरव्यू पलकी शर्मा को इलाही द्वारा दिया गया है जो इंडिया में ईरान के एम्बेसडर हैं, इसका बैकग्राउंड रेफरेंस ये है कि जब पिछले साल 7 अगस्त 2023 को हमास द्वारा इज़राइल में मैसिव तरीके से अटैक किया जाता, पैराग्लाइडिंग थ्रू और लैंड थ्रू, जब टेररिस्ट इज़राइल में अटैक करते हैं, इज़राइल के बॉर्डर अटैक क्रॉस करके अटैक करते हैं, तो लगभग 1200 से 1500 इज़राइल में जो हैं वो कैजुअलिटीज़ इज़राइल को उठानी पड़ती हैं। इज़राइली पीपल्स की वहाँ पर डेथ हो जाती है और लगभग 200 से 250 लोगों को हमास के टेररिस्ट किडनैप करके लेके जाते हैं। उसके बाद इज़राइल बाउंस बैक करता है और एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करता है जहाँ पर वो लिटरली गाज़ा पट्टी में कारपेट लेवल बमबार्डनिंग करके पूरे गाज़ा पट्टी को खाक में मिला देता है। 40-50 हज़ार के ऊपर कैजुअलिटीज़ होती है। हमास की कमर वहाँ पर तोड़ के रख दी जाती है। हमास की जितनी टॉप लीडरशिप थी, याया सिनवार, इस्माइल हानिया, सबको वहाँ पर निपटा दिया जाता है और इज़राइल 8-10 महीने तक हमास की कमर तोड़ने के बाद, हमास को नेस्तनाबूद करने के बाद अपना रुख जो है हिजबुल्लाह की तरफ लेबनान में जो बैठ के इज़राइल को परेशान करते रहता उसके तरफ मोड़ता है और करंटली इज़राइल हिजबुल्लाह की भी कमर तोड़ने पर लगा हुआ है। ऑलरेडी हिजबुल्लाह का जो प्रमुख है हसन नसरुल्लाह, इसको 4-5 दिन पहले ही इज़राइल निपटा चुका है। इसी के रिगार्डिंग ये जो पूरा इंटरव्यू है उसमें बातचीत की गई है, इसमें डिस्कशन किया गया है और ईरान ने जो मिडल ईस्ट में अपने प्रॉक्सी मिलिशिया ग्रुप क्रिएट किए हुए हैं इसके बारे में भी खासा यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। लेकिन ये सारा जो डिस्कशन हुआ है इसके बारे में आप अगर डीप एनालिसिस करके देखते हैं, अगर डीपली देखते हैं तो आपको एक बात समझ में आती है, मिडल ईस्ट में रीजन को लेके कोई लड़ाई नहीं है क्योंकि मिडल ईस्ट में लगभग 90-95 पॉपुलेशन जो है वो इस्लाम कल्चर फॉलो करती है, इस्लाम धर्म को मानती है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो क्लैशेस हो रहे हैं वो क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन। अरेबियन सिविलाइजेशन एक अलग मुद्दा है और पर्शियन सिविलाइजेशन एक अलग मुद्दा है। करंटली अरब सिविलाइजेशन जो है वो सुन्नी इस्लाम को फॉलो कर रही है और पर्शियन सिविलाइजेशन जो है, ईरान जो है वो शिया इस्लाम का झंडा लेके अपने कंधे पर घूम रहा है। तो यहाँ पर शिया इस्लाम के नाम पर ईरान ने मिडल ईस्ट में अपने प्रॉक्सी खड़े करके रखे हुए हैं जो कि
अरब सिविलाइजेशन या सुन्नी जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको परेशान करते रहते हैं, उनकी जो सत्ता है उसको चैलेंज करते रहते हैं। तो ईरान ने मिडल ईस्ट में कितने प्रॉक्सीज़ खड़े करके रखे हैं जो कि शिया प्रॉक्सीज़ कहलाए जाते हैं। शिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का उनके ऊपर टैग लगा हुआ है। तो देख लेते हैं। सबसे बड़ा ईरान जो है वो शिया मेजॉरिटी वाली कंट्री है और करंटली शिया इस्लाम का झंडा ईरान ने ही अपने कंधे के ऊपर उठा के रखा है। ईरान के पड़ोस में इराक है, वहाँ पर भी शिया पॉपुलैरिटी है 45 to 55%। इराक की जो पॉपुलेशन है वो शिया सेक्ट को बिलोंग करती है, जिसकी वजह से ईरान ने इराक में भी शिया प्रॉक्सीज़ खड़े करके रखे हुए हैं। छोटे बड़े प्रॉक्सीज़ है, ज़्यादा बड़े ग्रुप नहीं है, क्योंकि शिया प्रॉक्सी ईरान में खड़े होना या इराक में खड़े होना तो ये दो पड़ोसी देश होने की वजह से वहाँ पर क्लैशेस भी हो सकते हैं। इसी की ध्यान में रखते हुए ईरान ने इराक में कोई बड़ा शिया ऑर्गेनाइजेशन खड़ा नहीं किया हुआ है, लेकिन उसने यमन में हुतीज़ को खड़ा करके रखा हुआ है। हुतीज़ जो है वो शिया आउटफिट है, शिया ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको वेस्टर्न वर्ल्ड ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करके रखा हुआ है। हिजबुल्लाह की मैंने आपको ऑलरेडी कहानी बता दी है। हिजबुल्लाह 1982 में बनता है। हसन नसरुल्लाह उसकी कमांड 1992 में अपने हाथ में लेते हैं और तब से ही 1992 से हिजबुल्लाह जो है लेबनान की पॉलिटिक्स में एक्टिव रोल निभाते आता है। उसकी एक पॉलिटिकल विंग है, साथ ही साथ उसकी एक मिलिट्री विंग भी है जो लेबनान में शिया पॉपुलेशन को और शिया इंटरेस्ट को सेफगार्ड करती है, जिनको ईरान की तरफ से, ईरान की शिया कम्युनिटी की तरफ से सपोर्ट मिलते रहता है। ईरान की जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है उनकी तरफ से मिसाइल, हथियार और फाइनेंस, ये सारा प्रोपोगंडा हिजबुल्लाह को मिलता रहता है। सीरिया में भी बशर अल असद की सरकार है, लेकिन बशर अल असद ये ना ही सुन्नी है ना ही शिया है, लेकिन ईरान ने इनको सपोर्ट दे के रखा हुआ है। ईरान बोलता है कि इनकी जो माइनॉरिटी ग्रुप है वो शिया सेक्ट से बिलोंग करती है, इसलिए सीरिया में भी हम देखते हैं कि ईरान का एक प्रॉक्सी ग्रुप क्रिएट किया हुआ वहाँ पर इज़राइल से लड़ते हुए दिखाई देता है। वहीं पर अगर हम अदर अरब कंट्रीज़ की बात करते हैं तो आपको सिंपली क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन वहाँ पर दिखाई देता है। अब भी हमने ईरान की, पर्शिया की सिविलाइजेशन की बात कर ली है। अब हम ये सुन्नी इस्लाम जो कि अरब में ज़्यादा फॉलो किया जाता है, पूरी पॉपुलेशन के, मुस्लिम पॉपुलेशन के लगभग 90% जो इस्लाम फॉलो होता है उसको सुन्नी इस्लाम कहा जाता है। हमास, ये जो आतंकी संगठन जो गाज़ा पट्टी से ऑपरेट हो रहा है, जिसकी करंटली लड़ाई इज़राइल से चालू है, ये सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ईरान इसको भी फ़िलहाल सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ईरान जो है वो इज़राइल को और एक तरीके से इज़राइल के बहाने अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड को चैलेंज करना चाहता है। उनकी जो एक टाइप से हम कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड पर डोमिनेंस रहता है, उसको ईरान इस समय चैलेंज कर रहा है इज़राइल थ्रू। PLO, ये जो सुन्नी आउटफिट संगठन है जो पैलेस्टीन की वेस्ट बैंक में ऑपरेट करता है, PLO का लिटरली फुल फॉर्म होता है पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये भी सुन्नी आउटफिट है। IS का आपने नाम सुना है, 8-10 साल पहले इसका बहुत ही ज़्यादा बोलबाला हुआ करता था। ये भी सुन्नी आउटफिट है, सुन्नी टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। अमेरिका ने मिडल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए IS को क्रिएट किया हुआ था, ऐसा एलिगेशंस लगाया जाता है। और अलकायदा, आपको पता ही है, अलकायदा उसामा बिन लादेन की ऑर्गेनाइजेशन है जो फ़िलहाल के लिए ठंडे बस्ते में चली गई है, लेकिन रह रह के इसका नाम लिया जाता है। ये भी सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है। ये अरब वर्ल्ड का एक टेरर आउटफिट है। और पहले हमने देखा है कि ईरान, पर्शिया का टेरर आउटफिट प्रॉक्सीज़, इनमें मिडल ईस्ट में क्लैशेस चालू है। एक दूसरे के इंटरेस्ट को हार्म करना, एक दूसरे के गवर्नमेंट को बुली करना, ये सारी चीज़ें मिडल ईस्ट में देखी जा रही है। ईरान अपना सिविलाइजेशन अरब वर्ल्ड पर थोपना चाहता है और अरब वर्ल्ड अपना कल्चर, अपना सिविलाइजेशन अदर इस्लामिक कंट्रीज़ पर थोपना चाहता है। फ़िलहाल के लिए इसमें मैं तुर्की को ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तुर्की भी मिडल ईस्ट में बहुत ही ज़्यादा पावर बैलेंस में मेजर रोल प्ले अदा करता है। तुर्की की बात कभी हम करेंगे, क्योंकि
तुर्की का जो लोकेशन है वो एशिया और यूरोप दोनों में बसता है, और तुर्की जो है नाटो का संगठन होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा एक्टिव तरीके से इस कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होते हुए दिखाई नहीं देता है। तो फिलहाल तो कन्फ्लिक्ट यहाँ पर शिया और सुन्नी के सिविलाइजेशन का दिखता है। अरब वर्ल्ड और पर्शियन सिविलाइजेशन में कन्फ्लिक्ट होते हुए दिखाई देता है। साथ ही साथ जो इजराइल ने अब मारकाट चालू की हुई है मिडल ईस्ट में, जितने भी टेरर आउटफिट्स के आकाओं को, हेड्स को इजराइल ने निपटाना चालू किया है, उसकी वजह से ईरान में एक पैनिक क्रिएट हुआ है, क्योंकि ईरान ने ही ये जो शिया आउटफिट्स है, प्रॉक्सी से इनको खड़ा किया हुआ है, जिसकी वजह से अब ईरान की नाक की बात आ गई, नाक के ऊपर बात आ गई, ऐसे कह सकते हैं। तो ईरान को यहाँ पर इजराइल के खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लेना तो पड़ता ही था, क्योंकि ईरान को जितने भी टॉप लीडर्स थे उनको इजराइल ऑलरेडी निपटा चुका है। इब्राहिम रईसी जो 2-4 महीने पहले ही हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए हैं, ऐसा एलिगेशन लगता है कि उनका भी हादसा, उनका जो एक्सीडेंट कराया गया है उसमें इजराइल का बहुत बड़ा रोल है। इस्माइल हानिया जो रिसेंटली 1-1.5 महीने पहले ही जिनका एसिसिनेशन ईरान की राजधानी तेहरान में हो चुका है, और ईरान के जितने भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट है और न्यूक्लियर साइड है उसको भी इजराइल मिसाइल साइट्स वगैरह इनको वायरस थ्रू या उनको साइबर अटैक थ्रू निपटाते रहता है, जिसकी वजह से ईरान में बहुत ही ज़्यादा पैनिक क्रिएट हुआ है। ईरान की लीडरशिप जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजराइल और वेस्टर्न वर्ल्ड से घबराई हुई नज़र आती है। इसका ही बदला लेने के लिए 1 अक्टूबर को ईरान ने लगभग 200 मिसाइलों से इजराइल के ऊपर अटैक किया हुआ है। कितनी कैजुअल्टी हुई है अभी तक ये बात इजराइल ने खुलकर बताई नहीं हुई है, लेकिन कैजुअल्टीज़ होने के बाद इजराइल ने खाली इतना स्टेटमेंट दिया है कि वो इस जो स्ट्राइक की गई है इजराइल पर ईरान द्वारा, इसका ज़रूर बदला लेंगे। अब ये बदला किस टाइप में लिया जाता है उसके 2-4 पॉइंट्स हो सकते हैं। या तो इजराइल ईरान की गैस फील्ड पर अटैक कर सकता है, ईरान के एसेट्स पर अटैक कर सकता है जहां से ईरान को रेवेन्यू जनरेट होता है, पेट्रोल गैस बेच के जहां से ईरान को पैसा मिलता है, इजराइल उसको टारगेट बना सकता है। या इजराइल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ और मिसाइल्स डेवलपमेंट प्लांट जहां जितने भी हैं उनको एसेट को टारगेट बना सकता है और ईरान को घुटनों पर ला सकता है, न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करके या मिसाइल बनाने की फैक्ट्रीज़ वगैरह को तबाह करके। लेकिन आने वाले समय में इजराइल अपना बदला किस तरह से ईरान पर लेता है उसको भी देखना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप अब भी फ़िलहाल इजराइल के जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, इनके हाथ में जो मैप देख रहे हैं जो उन्होंने यूएन में दिखाया हुआ था, उसमें वो ईरान इराक और सीरिया का एक कॉरिडोर दिखा रहे हैं जिसको हम शिया कॉरिडोर कहते हैं, जहाँ से वो अरेबियन सी से लेके मेडिटेरियन सी तक एक शिया कॉरिडोर ईरान बनाना चाहता है, जिससे कि वो अरेबियन सी साथ ही साथ मेडिटेरियन सी पर अपना कंट्रोल बना सके। और उनके दूसरे हाथ में दी ब्लेसिंग करके इंडिया का IMEA वाला मैप दिखाई दे रहा है, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जहां इंडिया जो है सुएज़ कैनल को पास आउट करते हुए एक कॉरिडोर बनाना चाहता है, जो UAE होते हुए, सऊदी अरेबिया होते हुए, इजराइल होते हुए, हाइफा पोर्ट होते हुए ग्रीस जाके यूरोप में जाके मिलता है। तो ये जो कॉरिडोर इंडिया बनाने जा रहा है वो आने वाले समय में इंडिया के लिए, यूरोप के लिए और मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा वरदान साबित होने वाला है। फर्दर इसमें क्या डेवलपमेंट होती है मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, लेकिन अभी तक आपने ट्रांसमीडिया फोरम ये चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबा के चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।